साल 1964 में जब पूरी फिल्म इंडस्ट्री राज कपूर और लता मंगेशकर के भरोसे चल रही थी, तब ओपी नैयर ने मोहम्मद रफ़ी की एक बारीक मुर्की पर इतिहास बनाने का सबसे महंगा दांव खेल दिया था। आज की कहानी है फिल्म कश्मीर की कली के उस अमर गीत की, जिसके बोल हैं, दीवाना हुआ बादल। कुछ याद आया? कश्मीर की वादियाँ, शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर। इस गाने के पीछे बहुत ही दिलचस्प कहानी जुड़ी हुई है। कहानी शुरू होती है साल 1964 से। उस दौर में बॉलीवुड के गलियारों में एक ऐसी बात मशहूर थी जिसे हर कोई पत्थर की लकीर मानता था। फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े जानकारों का दावा था कि अगर किसी रोमांटिक गाने को ब्लॉकबस्टर होना है तो उसमें लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र के बोल और राज कपूर का होना बेहद ज़रूरी है। ऐसा माना जाता था कि इस तिकड़ी के बिना कोई भी प्रेम गीत कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन ठीक उसी समय कोने में बैठे दो फनकार चुपचाप अलग ही तैयारी कर रहे थे। एक थे अपने असूलों के पक्के ओपी नैयर और दूसरे मखमली आवाज के मालिक मोहम्मद रफ़ी साहब। नैयर साहब का पूरा भरोसा सिर्फ रफ़ी साहब और आशा भोसले की जोड़ी पर टिका था। अब इन दोनों के सामने एक बड़ी चुनौती थी। वे एक ऐसी धुन तैयार करना चाहते थे जो उस पुरानी धारणा को पूरी तरह बदल दे। उन्हें तलाश थी एक ऐसे संगीत की जो पर्दे पर शम्मी कपूर की बेकाबू ऊर्जा को संभाल सके और अपनी पहली हिंदी फिल्म कर रही शर्मिला टैगोर को कैमरे के सामने सहज बना दे। वे बिना किसी भारी भरकम ऑर्केस्ट्रा के सिर्फ धुनों के दम पर कश्मीर की वादियों में रोमांस की असली पहचान बनाना चाहते थे, जिसकी ताजगी दशकों बाद भी फीकी ना पड़े। अपने इसी विजन को पूरा करने के लिए नैयर साहब ने एक नया प्रयोग किया। उन्होंने संगीत की दुनिया की सबसे आम 8 मात्राओं वाली कहरवा ताल को उठाया, लेकिन उसे एक बिल्कुल अनोखा रूप दे दिया। उन्होंने ढोलक और पारंपरिक सारंगी के साथ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट जैसे एकॉर्डियन और मैंडोलियन को कुछ इस तरह मिलाया जो सुनने में बेहद नया था। राग पीलू और मालगुंजी के सुरों पर सजी इस चाल को नैयर साहब की सिग्नेचर टोंगा रिदम कहा गया। जब रफ़ी साहब ने स्टूडियो में पहली बार इस धुन को सुना तो वे मुस्कुरा उठे। उन्होंने नैयर साहब से कहा, नैयर भाई, इस धुन में जो रवानगी है वो कश्मीर की नहीं, सीधे दिलों को छूती है। ये धुन ऐसी है कि सुनने वाला अपने आप झूमने लगेगा। लेकिन दोस्तों, इस मास्टरपीस को रिकॉर्ड करना उतना आसान भी नहीं था। जब इसे रिकॉर्डिंग रूम में लाया गया तो रफ़ी साहब के सामने नैयर साहब की उम्मीदों पर खरा उतरने का बहुत बड़ा चैलेंज था। गाने के अंतरे की लाइन, दिल आज खुशी से पागल है, मैं उस खास रोमांटिक कोशिश को आवाज में उतारने के लिए रफ़ी साहब ने कई बार रिहर्सल की। लेकिन असली वाकया तब हुआ जब अंतरे की अगली लाइन, जालिम की नजर, गाते हुए रफ़ी साहब ने मूल धुन से थोड़ा हटकर अपनी तरफ से एक बेहद बारीक और खूबसूरत क्लासिक मुर्की जोड़ दी। मुर्की लेते ही स्टूडियो में कुछ पल के लिए गहरा सन्नाटा छा गया। वहां मौजूद हर शख्स सहम गया, क्योंकि नैयर साहब अपनी धुन में किसी भी तरह का बदलाव बर्दाश्त नहीं करते थे और वे अपने कड़क मिजाज के लिए जाने जाते थे। सबको लग रहा था कि अब नैयर साहब का गुस्सा फूटेगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब नैयर साहब नाराज होने के बजाय कांच के पीछे खुशी से उछल पड़े। उन्होंने तुरंत रिकॉर्डिंग रूम का दरवाजा खोला और रफ़ी साहब को गले लगा लिया। उनकी आंखें नम थीं। वे बोले, रफ़ी, तुमने इस गाने की रूह को छू लिया है। और यही मखमली आवाज मुंबई के स्टूडियो से निकलकर श्रीनगर की डल झील की लहरों पर पहुंची तो स्टूडियो के सारे टेक्निकल चैलेंज हल हो गए। पानी में तैरते अलग अलग शिकारों पर शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर के बीच लिप सिंक मैच करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन शम्मी जी रफ़ी साहब की इस मस्ती में ऐसे डूबे कि उन्होंने सेट पर नर्वस शर्मिला टैगोर को भी रिदम की समझ सिखाकर एकदम सहज कर दिया। नाव पर खड़े होकर बिना किसी सेफ्टी के डांस करते समय जोश में उनका संतुलन बिगड़ा और वे सीधे ठंडे डल लेक के गहरे पानी में जा गिरे। पूरी क्रू बुरी तरह डर गई, क्योंकि शम्मी जी को तैरना नहीं आता था। पर जब उन्हें बाहर निकाला गया तो वे कांपने के बजाय हंसते हुए बोले, रफ़ी के गाने का नशा ही कुछ ऐसा है, मैं खुद को संभाल नहीं पाया। वैसे दोस्तों, इस भव्य गाने को तैयार करने के लिए उस दौर में शिकारों और शूटिंग का अलग से 50,000 खर्च आया था। अगर आज के सोने के रेट यानी जुलाई 2026 के रेट के हिसाब से देखें तो आज ये रकम करोड़ों में होगी। और अगर इसमें संगीतकार ओपी नैयर साहब की 1 लाख की भारी भरकम फीस जोड़ दी जाए तो आज के हिसाब से गाना कई करोड़ों में बैठेगा। मेकर्स ने सिर्फ एक गाने को बनाने के लिए आज के हिसाब से एक बहुत बड़ी रकम लगाई थी। और जब ये मास्टरपीस सिनेमा घरों में रिलीज हुआ तो उसने टिकट खिड़की पर एक नई मिसाल कायम कर दी। साल 1964 में इस पूरी फिल्म का बजट महज 50 से 60 लाख रुपए था, लेकिन इसने दुनिया भर में 2 करोड़ 60 लाख का शानदार कलेक्शन किया। यह फिल्म उस दौर की एक ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई। इस गाने की सफलता ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री की उस पुरानी सोच को हमेशा के लिए तोड़ दिया कि कुछ खास चेहरों के बिना रोमांटिक गाना हिट नहीं हो सकता, बल्कि इसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई परंपरा शुरू कर दी। आज 60 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन जब भी कोई प्रेमी जोड़ा कश्मीर जाता है और डल झील के शिकारे में बैठता है तो हवाओं में रफ़ी साहब की वही मखमली आवाज और नैयर साहब की वो धड़कती हुई ताल अपने आप गूंज उठती है। वैसे दोस्तों, क्या आपने कभी डल झील की सैर की है?
शम्मी कपूर और शर्मिला टैगोर की इस एवरग्रीन फिल्म कश्मीर की कली का आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको नैयर साहब और रफ़ी साहब की दिलचस्प दास्तां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए सिनेमा 70 mm।